हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पोटेंशियल क्लासेस में स्वागत है। आप सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के PYQ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले PYQ आपका हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी एक अच्छी तैयारी को भी सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने अगर देखें, आपके सामने अगर देखें तो पहला जो हमारा प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि समुद्री जल में घुले लवणों के अनुपात के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आप यहाँ पे अगर देखें कि क्या पूछा गया है, यहां पर देखें तो क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है लवण, घुले हुए लवण, और दूसरा कहाँ, समुद्री जल में। तो अब थोड़ा सा हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि आखिर समुद्री जल क्या है। अगर हम बात करें समुद्री जल की, अगर हम समुद्री जल की बात करते हैं तो देखिए जो समुद्री जल होता है ये दरअसल एक जटिल घोल होता है। अब आप कहेंगे कि जटिल घोल का क्या मतलब है। यहाँ पे जटिल घोल का मतलब ये है कि इसमें जो घुलनशील जो पदार्थ हैं वो थोड़े से जटिल होते हैं। अब थोड़ा सा उनका संरचना देख लेते हैं किस तरीके से आखिर ये बनता है। तो अगर हम बात करें कि समुद्री जल का जो निर्माण होता है तो इसमें क्या है, आपको इसमें लवण मिलता है। ठीक है, लवण आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें घुली हुई गैसें आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ इसमें कार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं और इन सब को मिला के क्या बनता है, समुद्री जल। अब बात कर रहे हैं कि हम लवण के बारे में अगर हम देखें तो अगर हम समुद्री जल की लवणता की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये प्रति 1000 ग्राम में ये डिफाइन होती है। तो ये होती है 35 भाग प्रति 1000। इसको क्या बोलते हैं, इसको पीपीटी भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं लवण की, आखिर ये लवण कैसे पहुंच जाते हैं। तो जो लवण पहुंचते हैं, ये लवण पहुंचते हैं कैसे, जो सतही भूमिगत जल है, जो सतही भूमिगत जल है ये क्या है, ये समुद्र में पहुंचता है। ठीक है, फिर जो वर्षा है उससे भी ये बढ़ता है। ठीक है, साथ ही साथ होता क्या है कि यहाँ पर इन दोनों प्रक्रियाओं में जो चट्टानों का जो अपक्षय है वो हो जाता है। तो जो चट्टानों का अपक्षय होता है ये सब क्या होता है, धीरे धीरे ये समुद्री जल में विलीन हो जाता है। उसके साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं और साथ ही साथ जो हाइड्रोथर्मल वेट है उसकी वजह से भी लवणता बढ़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि समुद्री जल क्या होता है, और अगर समुद्री जल में लवण है तो वो किस किस तरीके से समुद्र जल में पहुंचते हैं। अब अगर हम देखें कि जो समुद्री जल है वहां की जो लवणता है वो भी अलग अलग होती है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है कि जो नदियों का जल है, नदियों के जल का प्रवाह है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। दूसरा क्या है, जो वर्षा है वो भी क्या होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। और उसके बाद जो वाष्पीकरण है वो भी क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है।
और जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो समुद्र जल में लवणता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलती है। अब बात आती है लवणों की। तो जो लवणों की जो बात आती है तो लवण में यहाँ पर प्रभुत्व मिलता है क्लोराइड आयन का और सोडियम आयन का। इनका क्या है? प्रभुत्व। तो देखिए इस चीज को समझने से क्या हुआ, आपको ये समझ में आ गया कि जो क्लोराइड आयन है और जो सोडियम आयन है उनकी अधिकता है, राइट। अब हमारे पास देखो कितने सारे जो है आयन है। अब हम यहाँ बारी बारी ये देख लेंगे कि भाई ये जो अलग अलग तरह के आयन हैं आखिर इनका क्या क्या अनुपात होता है, ताकि हम इस प्रश्न को सही कर सकें। तो यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो जो क्लोराइड आयन है वो लगभग 50 से 55% मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सोडियम आयन की बात करते हैं तो ये लगभग 30.6% मिलता है। अगर हम यहाँ पर सल्फेट आयन की बात करते हैं तो ये मिलता है 7.7। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम आयन की तो ये मिलता है 3.7%, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो कितना मिलेगा? 3.7। दोबारा से मैं लिख देती हूं कि सल्फेट आयन 7.7, ये है 3.7। उसके बाद जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम आयन है ये मिलता है 1.2%। और जो फिर पोटेशियम आयन है ये मिलता है कितना? 1.1। पोटेशियम का के 1.1 पर। तो अब आप इससे देखिए, इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि भाई नंबर 1 पर तो क्या है? क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। तो सही जवाब क्या है आपका? 1। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और चाहे आप यूपीएससी में बैठे, चाहे आप स्टेट पीसीएस में बैठे, या आपको टीचिंग की भी तैयारी करनी है, या आरओ एआरओ कहीं भी बैठ जाइए तो आप मात नहीं खाओगे, क्योंकि आप प्रश्न को गहराई से तैयार करके आए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है स्मार्ट बोर्ड पे आ गया है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है, माही बनाती है, गोदावरी बनाती है। तो जरा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक चीज जो हमें देखना है वो हम थोड़ा सा यहाँ ये समझते हैं कि भाई ये पूर्वी तटीय मैदान क्या है भाई, है ना। पहले इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए आप कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ठीक है, ये भारत है, हल्का सा ही, थोड़ा सा ये नहीं होगा कि भाई ऐसे ही एज इट इज बनाना है, ठीक है, आप भी बना सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये भारत हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये किस तरीके से है? यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? बंगाल की खाड़ी। और अगर आप पीछे की तरह बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? पूर्वी घाट। तो अगर हम पूर्वी तटीय मैदानों की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूर्वी तटीय मैदान का अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसको एक मोटा माटी ऐसा समझिएगा कि ये एक तो आपका पूर्वी घाट और प्लस बंगाल की खाड़ी के बीच का जो हिस्सा है इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? बीच में पड़ेगा। पीछे पूर्वी घाट, आगे क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये वाला हिस्सा। अब ये वाले हिस्से में होता क्या है कि यहाँ जो नदियां हैं, नदियां में क्या है? चाहे वो गोदावरी हो,
चाहे वो महानदी हो या कृष्णा हो, ये सब क्या करती हैं, ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं ये बनाती है डेल्टा। समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में भैया डेल्टा क्या है, ये क्या है इसमें? ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्या है, डेल्टा। अब आप कहेंगे भैया डेल्टा क्या है, तो अगर आप डेल्टा को समझ रहे हैं तो डेल्टा का एक सामान्य सा मतलब है कि ये भू आकृतिक संरचना है। क्या है ये, भू आकृतिक संरचना। और अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये मान लो ये कोई नदी है, ठीक है, इसका उद्गम हुआ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये नदी चली, इसकी सहायक नदियां भी हैं, चली, अपने साथ क्या है, ढेर सारा सामान इकट्ठा इन्होंने कर लिया, चाहे उसमें कंकड़ है, पत्थर है, उपजाऊ चीजें, सब इन्होंने इकट्ठा कर लिया, अपना सारा सामान अपना बॉक्स इन्होंने जो है पूरा का पूरा भर लिया, ठीक है। अब ये धीरे 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 पहुंच रही है समुद्र की ओर, क्योंकि वहां पर इनका स्थायी निवास है। यहां से ये उत्पन्न हुई, फिर इन्होंने अपनी खुद की यात्रा करनी शुरू की, साथ में इनकी सहेलियां भी मिल गई जो इनकी सहायक नदियां हैं, उन्होंने भी जो है इधर से लाई उधर से लाई, सारा सामान जो है इकट्ठा करके जो है अपने साथ चल रही हैं। और जब चल रही हैं तो जब यहाँ पर अपना मुहाना आया तो यहाँ पर क्या करती हैं, ये उस तलछट को बिछा देती हैं, ठीक है, बिछा देती हैं, और फिर क्या करती हैं, फिर ये समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा जो बनता है, जहां पर ये सारा का सारा सामान जो है बिछा देती है, इकट्ठा कर देती है, तलछट जो है सारे जो भी अपक्षय हैं उनको बिछा देती है, वो क्या, भू आकृतिक संरचना क्या बन जाती है, डेल्टा की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 4 नदी हैं, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, माही नदी है, गोदावरी। अब हमारा प्रश्न ये है कि भाई यहाँ पर कौन सी नदी बनाती है, तो देखो अगर नर्मदा की बात करें, तापी की बात करें, माही की बात करें, तो भाई ये तो देखो पश्चिमी घाट की है ना भाई। अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप मैप से दोस्ती कर लेंगे तो मैप में देखना कि ये वाली जो नदी है ये भी किधर है, ये भी पश्चिमी घाट, ये भी किधर है, ये भी पश्चिमी घाट, और ये किधर है, ये भी पश्चिमी घाट, तीनों ही पश्चिमी घाट है। तो जाहिर सी बात है अगर पश्चिमी घाट है तो हमारा ये वाला भी प्रश्न, सॉरी ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब बचा क्या, गोदावरी, तो यानी कि गोदावरी है। तो थोड़ा सा गोदावरी को हम देख लेते हैं। अगर बात करते हैं हम गोदावरी की, तो ये गोदावरी जी हैं। अब गोदावरी जी कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे भाई, महाराष्ट्र में एक जगह है, अगर आप देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर जो है एक जगह है, वहां से गोदावरी जी निकलती हैं। और महाराष्ट्र से जब ये निकलती हैं तो ये निकलते निकलते कहाँ से होकर चलती है, एक तो आपका महाराष्ट्री हो गया, फिर क्या है मध्य प्रदेश हो गया, फिर क्या है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या है उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। इतने स्थानों से ये बहकर निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका बेसिन हो गया, इनका जो जिस स्थानों से जहां से भी ये निकलती हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया गोदावरी बेसिन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इनकी सहेलियां भी तो हैं, तो अगर इनकी सहायक नदियां हैं तो सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, प्राणहिता ये मुख्य है, थोड़ी सी प्राणहिता है, ठीक है, और इंद्रावती है। बाकी आप स्वयं देखें कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है।
उसके बाद ये क्या करती हैं, ये महाराष्ट्र से निकलती हैं, यहां से निकली हैं गोदावरी जी, ठीक है, यहां से निकल गई हैं गोदावरी जी, अपनी सहेलियों के साथ सारा सामान लेके पैक करके जो है यहाँ पे आ गई हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा जो है अपना डेल्टा बना के सब कुछ बिछा बिछू के, और ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक है। कहाँ से, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में चली, महाराष्ट्र से चली और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाई, इसका कुछ हिस्सा डेल्टा में, और फिर कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो गई। अब देखो जो डेल्टा जो होते हैं, अगर हम बेसिन की बात करें तो बेसिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बेसिन जो होते हैं वो कृषि के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं, ये उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम बात करें डेल्टा की, तो जो डेल्टा होते हैं तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्द्र भूमि होती है यहाँ पे, है ना, आर्द्र भूमि होती है, वन होते हैं, एक अलग ही यहाँ का जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, और सही आंसर क्या है, ये हो गया गोदावरी। तो अगर आप मान लीजिए प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न को आपको तोड़ तोड़ के कैसे करना है, ऐसे करना है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके पास प्रश्न आया तो सीधा सीधा तो आप आंसर लगा ही देंगे, उसमें क्या टेंशन है ना, रट्टा मारा और जो है आपने लगा दिया। लेकिन ज्योग्राफी आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ समझनी है, और जैसे आप समझे रहेंगे तो होगा क्या कि साथ के साथ आपका रिवीजन होता जाएगा हर चीज का। और फिर एग्जामिनर चाहे ये पूछ ले, चाहे इसके आसपास का प्रश्न पूछ ले, तो एक ही प्रश्न में आपके 8-9 प्रश्न अच्छे से हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं। यू हैव 4 ऑप्शन, एक है हरमट्टन, दूसरा है हबूब, तीसरा है बाइस और चौथा है खिबली। तो जरा आप मुझे बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं चाहिए तो 1 मिनट ले लो, लेकिन मुझे इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप मुझे बताइए। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका पहला, हरमट्टन। ये क्या है, जो सहारा रेगिस्तान है ये क्या होती है, ये उत्तर पूर्व से और पूर्व पश्चिम की ओर ये बहती हैं, और ये होती है गर्म और शुष्क, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है, गर्म और शुष्क का मतलब क्या हो गया, इसमें देखो धूल भी आपको मिलेगी, है ना, और इसमें आपको रेत वगैरह भी मिलेगी, शुष्क हवा भी इसमें मिलेगी, और इसकी क्या होगी, दृश्यता जो है वो कम होगी, ठीक है। अगर हम इसकी, सॉरी ये मैंने ज्यादा लगा दिया, ये मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कब से कब तक चलती हैं। तो भाई नवंबर से और मार्च के बीच में चलती हैं ये। अब बात कर लेते हैं भाई इनका तापमान क्या है। तो अगर आप इनके तापमान की बात करते हैं तो ये दिन में तो भाई ये गर्म रहती हैं, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, और रात की अगर बात करें तो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ये ठंडी होती है, ठीक है। तो आपके सामने जो जवाब है वो हो गया पहला, और बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये कहाँ कहाँ चलती है। इससे क्या होगा कि कम से कम आपकी जो है, आप जब तैयारी करेंगे तो ये 3 और आपकी तैयार हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। बिहार का जमुई निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। लौह भंडार के लिए जाना जाता है, तांबा भंडार के लिए जाना जाता है, स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, या जिंक रिजर्व के लिए जाना जाता है। तो आप जरा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके लिए जाना जाता है। फटाफट मुझे आंसर दीजिए कि किसके लिए जाना जाता है। इतने मैं शुरू कर देती हूँ। तो जीएसआई की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो बिहार में अगर इन्होंने खोज किया तो बिहार का जो जमुई वाला क्षेत्र है ये जाना जाता है स्वर्ण
भंडार के लिए ये खोज हुई है। और स्वर्ण कौन सा है इसमें? सोनो ब्लॉक है और उसके आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसकी सोने की। तो आपको पता ही है जो कर्नाटक में कोलार की खाने हैं वो काफी पॉपुलर है। कोलार की खाने हैं और हुट्टी की खाने हैं, है ना? ये तो आपको पता ही है कोलार की खाने हैं, है ना? लेकिन इसके साथ साथ और कहाँ? तो इसके साथ साथ थोड़ा सा देखो बिहार में भी, थोड़ा सा झारखंड में भी और थोड़ा सा उड़ीसा में भी खोज की गई है। और अगर हम सोने की बात करते हैं तो अगर सोने की बात आती है तो आपको पता ही है कि सोना क्या है। आज के टाइम में आपकी मम्मी बहन सब आपको बता देंगे भाई क्या है ना? तो ज्यादा तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर हम इसके महत्व को अगर देखें तो नो डाउट आर्थिक विकास में तो ये सहायक है ही, है ना? और साथ ही साथ क्या है कि जो हमारी जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा की जो संपन्नता उसको भी जो है उसके भी प्रभुत्व को ये दर्शाता है ना? भाई जिसके पास सोना है वो सोने जैसा ही है ना? चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो देखिए आपके पास क्या है, दक्कन का पठार है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज दक्कन का पठार, सेकंड इज कर्नाटक का पठार, थर्ड इज तेलंगाना का पठार, फोर्थ इज मालवा का पठार। तो प्लीज गिव मी द राइट आंसर कि इन चारों में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा मुझे, बाकी मैं तो बता ही रही हूँ, मैं तो आपके लिए ही हूँ यहाँ पे। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे नर्मदा नदी की, एक तो नर्मदा नदी की बात है, एक है भौतिक प्रदेश की। तो अगर हम देखें कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो एक हल्का सा आप अपने माइंड में इमेज बनाइए भारत की, ठीक है? और भारत की यात्रा पे चलते हैं। तो अगर हम भारत की यात्रा पे चलते हैं तो अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे ऊपर वाला, सबसे ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत जी, है ना? हिमालय जी है कि नहीं है? तो ये क्या है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है एक। तो दूसरा अगर दूसरे की हम बात करें, हम नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? गंगा जी, है ना? सतलज जी, यमुना जी, है ना? तो ये जो उत्तरी मैदान है वो उत्तरी मैदान है। फिर उससे अगर हम इधर आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें थार का मरुस्थल मिलता है। और अगर हम बात करें हमें क्या मिलता है? दक्कन का पठार मिलता है कि नहीं? और उसके बाद हमें क्या मिलता है? तटीय क्षेत्र में मिलता है कि नहीं मिलता? और फिर क्या मिलते हैं? हमें मिलता है द्वीप समूह। तो अगर हम बात करें भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो 1 2 3 4 5 6 में पूरे भारत को। लेकिन यहाँ पे भारत की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे तो नर्मदा जी की बात हो रही है। और नर्मदा जी की भी बात हो रही है तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं नर्मदा जी की, तो नर्मदा जी को एक बार जो है आप स्कूल ऑक्सफोर्ड का आप एटलस ले सकते हैं। आप जरा मैप में देखिएगा कि नर्मदा जी कुछ ऐसे है कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है अरावली पर्वत, ठीक है? अरावली रेंज मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे मिलेगा विंध्यन माला मिलेगी आपको, ठीक है? यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये है मालवा प्लेटो। क्या है ये? मालवा का पठार। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नर्मदा जी मिलेंगी। फिर नर्मदा जी पे आएंगे तो यहाँ पे
सतपुड़ा मिलेगी, सतपुड़ा रेंज मिलेगी। और अगर आप जो है यहां आएंगे तो यहां पे क्या मिलेगी, तापी नदी मिलेगी। तो अगर आप मैप देख रहे हैं तो आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत है नहीं, बस आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आते हैं या दक्षिण से हम उत्तर की ओर जाते हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो आपके जो प्रश्न है, आपका प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो गया कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में तो मालवा का पठार है, नंबर है 4, 4 सही हो गया है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मालवा जी के बारे में जान लेते हैं कि जो मालवा का पठार है वो भाई क्या है। तो अगर हम मालवा पठार की बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं हम, मालवा पठार की, तो जो मालवा का पठार है वो क्या है, ये है दक्कन ट्रैप का हिस्सा, दक्कन ट्रैप का हिस्सा। और दक्कन ट्रैप का हिस्सा का मतलब ये है कि ये क्रिटेशियस काल में इसका जो है क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। क्रिटेशियस काल में क्या था, क्रिटेशियस काल में ये था कि जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, पृथ्वी नई नई बन रही थी, उसकी संरचना हो रही थी, पृथ्वी गर्म थी, तो अंदर जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो क्या हुआ कि जो मैग्मा है, ठीक है, जो मैग्मा है जो ये अंदर से जो है आया और ऐसे फैल गया और फिर ये ठंडा हो गया, ठीक है। तो उससे ये क्या बना, उसे दक्कन ट्रैप बना है और मालवा का जो पठार है उसी का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी कौन सी है यहाँ की काली मिट्टी है। और काली मिट्टी का मतलब ये है कि ये वाली जो मिट्टी है ये कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे और हम क्या जान सकते हैं मालवा प्लेटू के बारे में, तो मालवा प्लेटू जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश इतने हैं, ठीक है, 6 हैं। तो अगर हम बात करें कि मालवा का जो प्लेटू है वो क्या है, ये उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार, इन दोनों के बीच का ये क्या है, संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। जब आप मैप में देखेंगे तो मैप में खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस क्रम से पठार हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, मालवा का पठार, और सही एक्सप्लेनेशन क्या हो गई ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगते हैं, हिमाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तराखंड की। तो मुझे सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा जो है इसमें सही जवाब है। तो मैं बात कर लेती हूँ, इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगर आप पश्चिम बंगाल को देखोगे तो इसकी जो है अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, तो अगर आप इसको उत्तर में देखोगे तो उत्तर में इसके क्या है, उत्तर में जब आप जाओगे ये पश्चिम बंगाल है, इसको ऐसे बना लेते हैं, याद रहेगा। फिर उत्तर में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ आपको भूटान मिलेगा, और अगर आप उत्तर पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेपाल मिलेगा। और अगर आप इसके पूर्व में जाते हो तो ये बांग्लादेश जो है मिलेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो है इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये व्यापारिक या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों का या सांस्कृतिक लेन देन का क्या है, प्रमुख केंद्र है। तो इसलिए ये क्या है, एक जो है ये आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहीय पवनों के पैटर्न मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करते हैं।
आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नहीं भाई वायुमंडलीय तापन का अक्षांशीय विचरण। दूसरा कह रहा है नहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं की स्थला करती। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं तुम गलत हो, तीसरा सही है, सूर्य के आभासी पथ के बाद बेल्टों का प्रवास। चौथा कह रहा है नहीं तुम तीनों ही गलत हो, मैं सही हूं, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। तो आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेती हूं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो पहले तो हमारा यही समझ में आना चाहिए कि भाई ये गृहीय पवन है क्या, आखिर ये मतलब ये क्या वर्ड आ गया इतना भारी भरकम। कुछ नहीं है, आप अगर जो है इसको देखोगे ना आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान है, बस शब्द को देख के थोड़ा सा डर सा लग रहा था, है ना। तो गृहीय पवनें क्या होती हैं, ये जो बड़ी वायु प्रणाली होती है ना वो ये पैटर्न है। क्या क्या होती है, मैं बड़ी लगा देती हूँ, बड़ी वायु प्रणालियां। अच्छा बड़ी वायु प्रणालियां क्या होती हैं, मतलब बड़ी वायु का मतलब, तो बड़ी वायु का मतलब क्या है आपकी, आपने सुना होगा व्यापारिक पवनें, है ना, पढ़ी होगी तो आपने ज्योग्राफी, आपने पढ़ी होगी पछुआ पछुआ पवनें, आपने पढ़ी होगी ध्रुवीय पवनें। तो ये थोड़ी क्या है बड़ी बड़ी है ये, तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गृहीय पवनें। अब इनका पैटर्न ये पूछ रहा है कि भाई इनका जो पैटर्न है वो किस कारक पर निर्भर नहीं करता, मतलब आखिर किस किस कारकों पे निर्भर करता है। तो देखो इन वाली जो पवनें हैं इनका पैटर्न इस पर भी जो है, ये वाला जो कारक है वायुमंडलीय तापन का अक्षांशीय विचरण, ये कारक भी इसको प्रभावित करता है। दूसरा ये कारक भी इसको प्रभावित करता है, सूर्य के आभासी पथ के बाद बेल्टों का प्रवास। तीसरा ये कारक भी इसको प्रभावित करता है, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। लेकिन ये नहीं प्रभावित करता पर्वतीय श्रृंखलाओं की स्थला करती। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने आ गया है, किस भारतीय राज्य को लोकप्रिय रूप से नारियल की भूमि के रूप में जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक है। कितना आसान सा है, कोई बच्चा भी बता देगा कि नारियल पानी ज्यादा कहाँ होता है, कहाँ पे, केरल, है ना। तो क्या है इसका सही जवाब, केरल। तो मैप में आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको देखना है कि ये केरल कहाँ पे है ना, किस जगह पे है। इसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर उपजाऊ जगह पे है, और यहाँ पे जो है नारियल जो होता है, नारियल को कल्प, नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष के रूप में देखा जाता है। तो एक बार आप मैप में क्या देखेंगे, केरल की अवस्थिति। और ये आपका क्या है, होमवर्क, क्योंकि अगर मैडम आपको बताएगी नहीं तो आप तो मैप भी नहीं खोलेंगे, है ना। तो दिस इज योर होमवर्क एंड यू विल हैव टू डू दिस। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। सामने हमारा प्रश्न है, हिमाद्री का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। 4 ऑप्शन है, आग्नेय चट्टान से हुआ, अवसादी चट्टानों से, कायांतर चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप मुझे जरा आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। इतने में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि भाई आखिर ये हिमालय जी की बात चल रही है, तो हिमालय जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर हम हिमालय को देखते हैं, जस्ट सपोज आप अपना बैग पैक करिए, उसमें अपना खाने पीने का सामान भर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग करने निकल जाइए, सबसे ऊपर पहुंच जाइए। थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे मैम हमारे पास तो पैसे ही नहीं है हम कैसे जाएं। स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है। तो हम कैसे जाएं, मेन बात ये आती है, हमारी जेब में तो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैप तो है ना, अपना एटलस लीजिए, कोई सा भी, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, ठीक है, स्टूडेंट एटलस आता है, दोस्ती कर लीजिए उससे, हर रोज 10-15 मिनट उसके साथ बैठना सीखिए, फिर आपको लगेगा कि चीजें आपको याद हो गई। तो वहां पे चलते हैं, हम यात्रा करने चलते हैं। अगर हम हिमालय जा रहे हैं तो उसमें हमें पहले कहाँ से जाते हैं, अगर हम सबसे उत्तर से हम शुरुआत करते हैं, तो देखो ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा,
आपको यहाँ पे जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, ये सब आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है K2, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? यहीं पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो पीओके के अंतर्गत आता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं आता। ठीक है ना, जो जो दावा कर रहा है पीओके का वो भी हमारे ही अंतर्गत आता है, बस अपना मानने वाली बात है। अपनापन जो है कम नहीं करना चाहिए, इसलिए K2 जो है हमारे ही अंतर्गत आता है, भारत के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें बिल्कुल भी जो है आपको कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। दूसरा, भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? ठीक है, यह है भारत की सर्वोच्च चोटी K2। दूसरा, उससे आप नीचे आएंगे, उससे जब आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हिमाद्री। हिमाद्री क्या है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं? हिमाद्री क्या है? हिमाद्री को व्रत हिमालय भी कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जो सर्वोच्च जो चोटियां हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, ये कहाँ आती है? इसी में ही आती है। अब जो कंचनजंगा है वो हिमालय क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च चोटी है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है दरअसल ये हिमालय से पहले का बना हुआ है। जो हिमालय का विभाजन माना जाता है वो माना जाता है हिमाद्री से। तो अगर ये कहा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भाई K2 है। अगर कहा जाए कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भाई ये कंचनजंगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके नीचे आ जाता है, फिर आ जाता है आपका लघु हिमालय। तो अगर हम लघु हिमालय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं सब आपको यहीं पे मिलेंगे। भाई आप कहीं भी जाएं, गुलमर्ग जाएं, सोनमर्ग जाएं, ठीक है, अल्मोड़ा जाएं, शिमला जाएं, मसूरी जाएं, रानीखेत जाएं, सब कुछ आप कहाँ जा रहे हैं? आप लघु हिमालय में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। ये क्या है? शिवालिक हिमालय ये सबसे लास्ट का है, ये नवीनतम संरचना है हिमालय की। तो हल्के फुल्के अंदाज में हिमालय की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब हम प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाई पहले तो हमने हिमाद्री का निर्माण देखना है। तो हिमाद्री तो हमने समझ लिया कि भाई हिमाद्री तो ये है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भाई किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। तो अगर हम हिमाद्री की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कायांतरित चट्टानों से, और जिसमें क्या है? नीस, शिस्ट जैसी जो चट्टाने हैं ये क्या है? शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या है? कायांतरित चट्टाने। हिमाद्री क्या है? ये मैंने आपको एक हल्का सा आपको विजन दे दिया, बाकी आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भूकंप की दो प्रकार की तरंगों के संबंध में क्या सत्य है? पहला, सतही तरंगे सभी दिशाओं में गमन करती है। दूसरा, तरंगे P और S तरंगे। तीसरा, आंतरिक तरंगे सभी दिशाओं में गति करती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो थोड़ा सा हल्का सा समझो कि भूकंप की जो तरंगे हैं, पहले तो कोशिश करना कि मुझे आप इसका सही जवाब दो, और अगर आपको ना मिले तो थोड़ा सा हल्का फुल्का समझना, क्योंकि इसकी हम अभी विस्तार से फिर जो है किसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आंतरिक तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो जो आंतरिक तरंगे हैं वो होती हैं दो प्रकार की, एक होती है P, एक होती है S। इनका अपना अपना क्राइटेरिया है। ठोस द्रव गैस में कौन कौन सी गैस चलती है, कौन कौन सी तरंगे चलती हैं। ठीक है, फिर एक आती है सतही और सतही धरातलीय तरंगे, ये भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम उसको डीप में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि जो दो तरंगे हैं भूकंप की, इनके संबंध में क्या सत्य है। तो इसमें सत्य ये है कि ये जो आंतरिक तरंगे हैं ये सभी दिशाओं में गति करती है। क्या आंसर है इसका? तीसरा, ये जो है सभी दिशाओं में गति करती है। तो चलिए ये आपके कुछ प्रश्न हो गए।
अब हम अगली क्लास में आपके लिए नए प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। अच्छे से पढ़िए, खूब मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।